गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एसआर टेक लाइव चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, कई दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ दिन क्लास नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न था कि सिस्टम में थोड़ी सी खराबी आ रही थी। उस सिस्टम की खराबी को सही किया गया, जैसा कि वीडियो अटक अटक के आ रहा था या वॉइस और उसकी लिपसिंग काम नहीं कर रही थी, तो उस सिस्टम को सही कराया गया। और दूसरी बात, पीसफुल जगह स्टूडियो सेटअप किया गया। स्टूडियो सेटअप में 2-4 दिन का समय लग गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आप लोगों की। दोस्तों, पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टॉपिक्स पढ़े, जिसमें रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अगर हम और बात करते हैं करंट्स, वोल्टेज, ईएमएफ, इन सब के बारे में हम लोगों ने बेसिक नॉलेज लिया। दोस्तों, अब जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं आज, वो बात करने वाले हैं डीसी सर्किट की, दिष्ट धारा परिपथ की। दिष्ट धारा परिपथ पढ़ने से पहले, डीसी सर्किट पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम लोगों को ये भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि जिसे दोस्तों बोला जाता है दिष्ट धारा परिपथ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्किट की, जिसे आप कहते हो परिपथ। बेसिकली अगर परिपथ की बात की जाए तो सप्लाई के आधार पर परिपथ अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर और बात की जाए तो कनेक्शन के आधार पर होते हैं, जैसे सीरीज है, पैरेलल है, या कंपाउंड सर्किट है, या एसी सर्किट है, डीसी सर्किट हैं। तो सर्किट जो होते हैं, हम लोग किस तरह की बात करेंगे, अभी सिर्फ डीसी सर्किट की बात करेंगे। दिष्ट धारा परिपथ। सबसे पहले दिष्ट धारा परिपथ किसे कहते हैं, ये जानने से पहले हम लोगों को इतना भी बहुत जानना जरूरी है कि सर्किट किसे कहते हैं, परिपथ किसे कहते हैं। दोस्तों, बैटरी की अगर बात की जाए तो बैटरी एक एनर्जी सोर्स है, जहां से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो बैटरी की अगर बात की जाए तो दिस इज ए एनर्जी सोर्स। ये एक एनर्जी सोर्स है, ऊर्जा स्रोत। किसी रेजिस्टेंस की बात की जाए, किसी कॉइल की बात की जाए, या किसी कैपेसिटर की बात की जाए, ये जो है ये ऊर्जा ड्रॉपर, एनर्जी ड्रॉपर हैं, ऊर्जा खर्च करने वाले। एनर्जी ड्रॉपर जो ऊर्जा को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। दोस्तों, अगर हम एसी सप्लाई देते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, अगर करंट्स की या इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो 2 भागों में हम उसको डिवाइड करते हैं, एक एसी और डीसी। अगर हम फैराडे लॉ के अनुसार बात की जाए, फैराडे के नियम के अनुसार अगर बात की जाए, या किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन से इलेक्ट्रिकल डेवलप करने की बात की जाए, या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करने की बात की जाए, तो वो सिर्फ डेवलप होती है एसी। कैसी डेवलप होती है, एसी। ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुसार जो डेवलप होती है वो सिर्फ एसी डेवलप होती है, जो कैसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, उसका वैल्यू एंड डायरेक्शन, दिशा और उसका मान, दोनों समय के साथ चेंज होते रहते हैं। ये होता है एसी, जिसके अंदर इंडक्शन प्रभाव होता है। यदि इस एसी को मैं किसी कॉइल में दूंगा तो वहाँ पर इंडक्शन प्रभाव होगा, कैपेसिटर में दूंगा तो उससे भी हम लोगों को जो मिलेगा वो एक रिएक्टेंस प्राप्त होगा जो अपोज करेगा।
यहाँ पे भी मिलेगा, वो रिएक्टेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस में दूंगा तो एक डीसी सर्किट की तरह ही ये वर्क करेगा दोस्तों। लेकिन अगर डीसी की बात की जाए, डीसी जो होती है मोस्टली देखा जाए या तो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और यदि एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन से जनरेट होती है। आज सिंपल सी बात क्यों, फ्रैक्शन से मतलब मैंने इसको रगड़ा तो इसके ऊपर एक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गया। अगर वो चार्ज कहीं कोई हायर लेवल से लोअर लेवल या उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो होगा तो उससे जो करंट डेवलप होगा वही कहलाएगा डीसी। डीसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है कांस्टेंट डीसी, एक होती है पल्सेटिंग या स्पंदित डीसी। दोस्तों अगर मैं कांस्टेंट डीसी की बात करूं तो वो समय के साथ चेंज नहीं होती है, उसका कभी भी वैल्यूएशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ये वेव जो है वेव के रूप में डेवलप नहीं होगा, नेगेटिव वेव नहीं बनेगा, ओनली पॉजिटिव। अगर स्पंदित की मैं भी बात करूँगा तो सिर्फ पॉजिटिव वेव ही बनेगा, या फिर इस तरह से हम लोगों को डीसी प्राप्त होती है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी, नेगेटिव वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी इसी डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं, इस सप्लाई पर कार्य करने वाले परिपथों की बात कर रहे हैं, न कि एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले परिपथों की बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं चलते हुए तो सर्किट किसा कैसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एसी और डीसी दो प्रकार की होती है। डीसी कैसी होती है जो कि फ्लक्स परिवर्तन के, एसी कैसी होती है जो फ्लक्स परिवर्तन से प्राप्त की जाती है। डीसी की अगर बात करते हैं तो या तो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर हम किसी फ्रैक्शन द्वारा इसको जनरेट करते हैं। सर आप कहोगे डीसी जनरेटर द्वारा या डायनेमो द्वारा जनरेट करते हैं। जनरेट हमेशा एसी ही होती है, डायनेमो या डीसी जनरेटर द्वारा उसको एसी जो डेवलप होती है कम्यूटेटर वगैरह लगाकर उसको या रेक्टिफायर लगाकर उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। आजकल फ्रेंड्स जो मॉडर्न जनरेटर आ रहे हैं उसमें कम्यूटेटर के स्थान पर ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव मतलब कि आपने देखा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसकी दक्षता कम होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो 40.6% एफिशिएंसी होती है, जबकि फुल वेव की 81.2% एफिशिएंसी होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे। अभी सिर्फ बात करते हैं हम लोग के इसकी सर्किट किसे कहते हैं। सर्किट में अगर मैं इस एनर्जी सोर्स और इनमें से कोई भी एक एनर्जी ड्रॉपर जोड़ दूं, जैसे कि सपोज कर लो एक एनर्जी ड्रॉपर लिया मैंने रेजिस्टेंस, उस एनर्जी ड्रॉपर को किसी एनर्जी सोर्स द्वारा एनर्जी दी गई तो हम क्या देखेंगे, इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे, जिससे हमारी करंट फ्लो होने लगेगी और इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से अगर करंट फ्लो होता है, इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं अपना लूप कंप्लीट कर लेता है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या करंट्स, तो ये कहलाता है सर्किट। क्या कहलाता है दोस्तों? सर्किट। यदि ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही, दो भी कनेक्ट हो सकते हैं, तीन भी कनेक्ट, वो सोर्स भी एक या दो कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये लूप एक बन रहा है, एक लूप बन रहा है तो ये सर्किट कहलाता है। अगर लूपों की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा नेटवर्क। क्या कहलाएगा दोस्तों? नेटवर्क। अब सर्किटों के किस तरह से इसको जोड़ा गया है, हम सीरीज और पैरेलल की बात नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी एक सिंपली वे में अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो इन परिपथों को, इन सर्किटों को की अगर सामान्यतः बात करें तो 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 4 भाग कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में अभी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी शायद।
अभी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट में क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होता है दोस्तों? क्लोज सर्किट को कहते हैं हिंदी में बंद परिपथ। बंद परिपथ क्लोज सर्किट को कहते हैं दोस्तों बंद परिपथ, या और भी कहते हैं हम इसको पूर्ण परिपथ। क्या कहते हैं? पूर्ण परिपथ। कंप्लीट सर्किट जो होता है उसे हम लोग पूर्ण परिपथ भी कहते हैं। चलो थैंक यू। तो दोस्तों पूर्ण परिपथ या क्लोज सर्किट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, अगर मैंने किसी एनर्जी ड्रॉपर को एनर्जी सोर्स के साथ इस तरह से जोड़कर एक कंप्लीट सर्किट बनाया, यहाँ वोल्टेज यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर करंट्स आसानी से फ्लो होगी और उस करंट्स की वैल्यू होगी I बराबर V/R। वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रेशो में करंट्स फ्लो होता है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रेशो में करंट का धारा का मान प्रवाहित होता है, अर्थात I एक सामान्य करंट प्रवाहित होगा। अर्थात इसमें एक वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रेशो में हमारे जितने भी सर्किट होते हैं जो वर्क करते हैं मोस्टली वो हमारे कौन से सर्किट होते हैं? वो हमारे क्लोज सर्किट ही होते हैं दोस्तों। अर्थात यहाँ से निकलने वाला पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला करंट नेगेटिव टर्मिनल पर उतना ही पहुँचता है, कोई और ड्रॉप नहीं होता है। और इस रेजिस्टेंस का इस वोल्टेज में भाग दे दिया जाए तो जो वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू निकल के आएगी। ये हमारा क्लोज सर्किट कहलाता है दोस्तों। दूसरा अगर बात करेंगे हम लोग तो वो कहलाएगा दोस्तों ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होगा? ओपन सर्किट की अगर बात की जाए तो ओपन सर्किट में हम लोग देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है जिसके साथ एक बैटरी का एक सिरा कनेक्ट किया हम लोगों ने, लेकिन दूसरे सिरे को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही सिरे को कनेक्ट करते हैं। तो ये सर्किट ये कहलाएगा हमारा ओपन सर्किट। यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या किया है? ओपन कर लिया है। ओपन मतलब खुला हुआ इसको रखा है। यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉपर बीच में एयर आने की वजह से इसका रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है दोस्तों? अनंत। क्या हो जाता है? अनंत। अगर इन्फिनिट का हम लोग भाग देंगे इस वोल्टेज में, I बराबर क्या होता है? V/R। किसी भी वोल्टेज में अगर हम लोग R का भाग देते हैं, R मत कहने का मतलब R कितना है यहाँ पर? अनंत। तो इन्फिनिट का अगर भाग देंगे तो करंट्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 0। करंट्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। कहने का मतलब ओपन सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? इन्फिनिट रहती है, अर्थात अनंत रहती है। इन्फिनिटी होने की वजह से करंट फ्लो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों होगा इन्फिनिटी? क्योंकि बीच में देखा जाए तो ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने की वजह से बीच में क्या आ रहा है? एयर आ रही है। एयर आने की वजह से एयर का रेजिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, या आप ये कह सकते हैं अनंत होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर इसमें करंट कितना फ्लो होता है? V/R। सभी जगह V/R के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो होगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ज़्यादा है उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। सामान्य अगर रेजिस्टेंस है तो सामान्य फ्लो होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो कम फ्लो होगा, कम रेजिस्टेंस है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं तीसरे सर्किट की, तीसरा सर्किट जो है हमारा वो कहलाएगा शॉर्ट सर्किट। जिसे हिंदी में कहा जाता है लघु परिपथ। लघु परिपथ की अगर बात की जाए, शॉर्ट सर्किट की अगर बात की जाए, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगाया, तो ये कहला रहा है हमारा क्लोज सर्किट, क्योंकि इसमें करंट्स आसानी से एक लूप क्रिएट कर रही है। लेकिन मैंने इसको बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों को क्या कर दिया है? इस तरह से इंटरकनेक्टेड कर दिया है और डायरेक्टली जोड़ दिया है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो करंट यहाँ जाने की बजाय, इस रेजिस्टेंस में जाने की बजाय, इस डायरेक्टली शॉर्ट जो पाथ है या शॉर्ट मार्ग जो है उससे ही पास होने लगेगा और करंट डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस जो होगा इसके अंदर करंट जाएगा नहीं, क्योंकि करंट वहाँ जाता है जहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? कम रहती है।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाता, वो डिपेंड करता है कि रजिस्टेंस यहाँ कितना लगा रखा है। और शॉर्ट मार्क अगर बिल्कुल ही रजिस्टेंस नहीं है तो सिंपल सी बात यहीं जाएगा। अब यहाँ पर कोई रजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रखा तो रजिस्टेंस कितना है इसमें 0, और रजिस्टेंस अगर 0 होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इन्फिनिट, अनंत। इसीलिए दोस्तों आप लोग कहोगे कि सर्किट जल जाता है। सर सर्किट जलता क्यों है? H बराबर हीट का जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे होता है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे। आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे के आई क्या है, यहाँ करंट की वैल्यू है, आर क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है, टी क्या समय की वैल्यू है, और जे क्या है 1 कैलोरी के अंदर जूल की मात्रा। क्योंकि हम लोग हीट को जो मेजर करते हैं कैलोरी में मेजर करते हैं, और जो हम लोगों को जूल की मात्रा दे रखी होती है उसे कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जे का भाग देना पड़ता है। जे की वैल्यू जो होती है वो 1 कैलोरी के अंदर 4.186 जूल होता है दोस्तों। कई दोस्तों ने पढ़ा होगा 4.180 जूल या 4.2 जूल, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 4.1860 जूल होता है एग्जैक्ट वैल्यू, जो कि जे की वैल्यू है। जे यहाँ पर इस वैल्यू को रख के इसमें भाग देंगे तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग अलग से उसमें प्रभाव आगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये आया कहाँ से। समझ रहे मेरी बात? अभी इतना ध्यान रखो कि सर आप कहोगे कि ये सर्किट जल जाता है, तो सर्किट तो तब जलता है जब सर्किट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए। कोई भी चीज़ जलती कब है? कोई भी चीज़ के अगर जलने की बात की जाए तो जलेगी तभी वो है जब हीट होगी उसके अंदर। बिल्कुल हीट होगी तब जलेगी। हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आप लोग दिमाग लगाइए। तो हीट जो डिपेंड करती है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। हीट जो है करंट के वर्ग के समानुपाती, हीट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली समानुपाती, हीट जो है वो टाइम के डायरेक्टली समानुपाती हो। चलो ठीक है, सबसे ज्यादा हीट किससे इफेक्टिबल है? हीट सबसे ज्यादा किससे चेंजेज हो रही है, या हीट सबसे ज्यादा किससे बदल रही है, या हीट सबसे ज्यादा किससे डेवलप हो रही है? तो हीट सबसे ज्यादा जो डेवलप हो रही है वो करंट से हो रही है। आई स्क्वायर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि करंट को दुगना कर दिया जाए तो हीट 4 गुनी हो जाएगी। यहां पर डायरेक्टली समानुपाती है तो रेजिस्टेंस को दुगना कर दिया जाए तो हीट दुगनी ही होगी। टाइम को दुगना करेंगे तो हीट 2 गुनी ही होगी। लेकिन एक बात अच्छी तरह से यहाँ पे ये भी सोचने की बात है कि जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक हीट हो ही नहीं सकती है। अगर किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके अंदर कोई हीट डेवलप नहीं होगी, कोई एनर्जी ड्रॉप नहीं होगी। तो फिर सर परिपथ जलना नहीं चाहिए। फिर तो आप कह रहे हो शॉर्ट होने पर परिपथ जल जाता है, लेकिन उसके अंदर तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। एक्चुअली प्रैक्टिकली बात की जाए, हम लोग कुछ साइंस की लैंग्वेज में या फिर हम लोग टेक्निकल की लैंग्वेज की अगर बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो आइडियल केसेज के लिए पढ़ते हैं, मतलब आदर्श केस के लिए पढ़ते हैं, जहां पर उन चीज़ों को एक आइडियल माना जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली केसेज में नहीं होता है। प्रैक्टिकल केसेज में कभी भी किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। आज सिंपल सी बात करूं, बैटरी के दोनों टर्मिनल को डायरेक्टली किसी वायर से भिड़ा दिया जाए या शॉर्ट कर दिया जाए तो जिस वायर से उसको शॉर्ट किया गया उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और चलो उनका नहीं है तो बैटरी के टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस होता है, बैटरी की प्लेट्स का रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस होता है तो हीट तो डेवलप होगी। समझ रहे हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो दोस्तों यहां पर हीट जो डेवलप होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। माइनरी रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन आइडियल केसेज में हम कहते हैं 0 रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन 0 रेजिस्टेंस के केस में सर्किट जलता नहीं है। कुछ तरह से हम लोग अगर पूरी तरह से डीपली उस चीज़ को पढ़ें, एक हीट फॉर्म में अंदर पढ़ें, तो हम इसके इस स्टडी पर या इसकी हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर 0 हो जाए रेजिस्टेंस तो सर्किट नहीं चलेगा। चलो हम लोग आगे बात करते हैं कि फिर सर कैसे जलता है। तो मैं एग्जाम्पल देके थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आप लोगों को पूरी तरह से उसको समझ में आ जाए। दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिकल में ही काम नहीं आते। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल के अलावा अगर बात की जाए तो आप लोगों को n कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो फिजिक्स आती है कि उसमें भी काम आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को आता है।
तो शायद मेरे अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन टेक फील्ड से हैं वो भी अगर इस एनटीपीसी वगैरह की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें क्लोज सर्किट की, तो ऐसी कंडीशन में क्लोज सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से समझिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को जवाब प्रॉपरली मिल जाएगा। यहाँ पर प्रॉपरली जवाब पाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि सपोज कर लो ये एक क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में आप लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। 10 वोल्ट यहाँ पर बैटरी आप लोगों ने लगाई है जो एनर्जी सोर्स का काम कर रही है, और यहाँ पर 10 ओम का एक रेजिस्टेंस आप लोगों ने ऐड किया है जो एनर्जी ड्रॉपर का काम कर रहा है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है। बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन है, 6ठी 7वीं 8वीं बच्चा जब पढ़ने लगता है तो तभी हम लोगों को ये I बराबर B अपॉन R बता दिया जाता है। वहाँ से हम लोग देख सकते हैं I बराबर B अपॉन R। अगर हम बात करते हैं तो 10 वोल्टेज और 10 रजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा दोस्तों 1 एम्पीयर। यहाँ पर हीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी डिस्कस इसके बारे में नहीं कीजिएगा कि यह सूत्र कहाँ से आया, अभी सिर्फ डिस्कस ये कीजिएगा कि हम लोग हीट निकाल लें, क्योंकि मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाना आप लोगों के पड़ेगा, आप लोगों के लिए अलग से बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ थोड़ा सा डिफाइन किया जाए किसी चीज़ को, एक प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि डाउट्स जो मैंने कहा ना आप लोगों के सामने कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस अच्छा होता है तो वो कैचअप कर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैचअप नहीं कर पाते क्योंकि उनका बेस क्या होता है, लो होता है, उनका बेस क्या होता है, अच्छा नहीं होता। उसका रीज़न क्या हो रहता है कि 10वीं करने के बाद उन्होंने ITI या डिप्लोमा में एडमिशन लिया, ITI डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद वो कॉलेज डिसकंटिन्यू रहे तो स्टडी से भी कट गए, जिससे क्या होता है कि उनका जो नॉलेज होता है वो ग्रो होने की बजाय डाउन होता चला जाता है, और वो कुछ समय बाद जब स्टडी से दोबारा से टच में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वो माइंड वर्क नहीं कर पाता जो स्टार्टिंग में कर रहा होता है या 10वीं में उनका कर रहा होता है, या वो नॉलेज उन स्टूडेंट्स को नहीं होता जो 10वीं में उनको पास नॉलेज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हीट एनर्जी की, तो हीट एनर्जी क्या डेवलप होगी, आई की जो वैल्यू है दोस्तों वो आई की वैल्यू है आपके सामने 1, तो 1 का स्क्वायर, आर की जो वैल्यू है वो 10 है, T1 अपॉन J। तो दोस्तों यहाँ पर हीट जो जनरेट हुई है 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, तो 10 अपॉन J कर दिया तो इसको कैलोरी में लिख सकता हूँ मैं, वो आप भाग दे के देख लेना 4.186 का कितना आता है। ये हमारा हुआ एक सामान्य सर्किट के अंदर। अगर परिपथ ऐसा जो होगा वो सामान्य तौर पर पूर्ण परिपथ होगा तो उस ऐसी कंडीशन में उसके अंदर जो करंट हीट जनरेट होगी वो इतनी होगी। लेकिन अगर वो शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, देखो इसी सर्किट को मैं शॉर्ट कर देता हूं आपके सामने, तो क्या होगा वो आप लोग थोड़ा सा निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। मतलब अभी इतनी हीट मतलब गर्मी उत्पन्न होगी या ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, ये 10 ओम वही सर्किट है, ये 10 वोल्ट, यहां से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। दोस्तों कुछ मैंने बताया था आपको तो उसको ध्यान कीजिएगा। मैंने क्या कहा था, किसी भी प्रैक्टिकल सर्किट का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, तो हम कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं, वो बहुत कम रेजिस्टेंस मान लो, लेकिन हम लोगों को मानना पड़ेगा कितना रेजिस्टेंस हो सकता है उसका। सपोज कर लो उसका रेजिस्टेंस 1 था, उसकी बैटरी का प्लेट्स और जिस वायर से उसको शॉर्ट किया उसका रेजिस्टेंस 1 था, तो हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसके तो पैरेलल में ही हुआ ना, ये सीरीज में तो शॉर्ट होगा नहीं, इसी तरह से पैरेलल में मेजर होगा। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस याद करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/R बराबर 1/R1 10, देन R2 1, लघुत्तम क्या है 10, 1 + 10 11/10, किसकी वैल्यू है 1/R की, तो R की वैल्यू हो जाएगी 10/11, क्या ओम्स। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स? चलो धन्यवाद। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे तो 10/11 मतलब 1 से भी कम आ गई। एक दोस्तों एक चीज़ यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ,
पैरेलल सर्किट जो होते हैं, समांतर क्रम परिपथ जिन्हें हम लोग कहते हैं, उन सर्किटों में अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाती है, टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाती है किसी भी सर्किट की, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट में जुड़े हुए मिनिमम मान के रेजिस्टेंस से भी कम होता है। मिनिमम मान का रेजिस्टेंस जितना भी कनेक्टेड है या जुड़ा हुआ है उससे भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर कितना है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 से भी कम आया, देख लो आप लोग। यहाँ पर अगर करंट की बात करें तो आप लोग करंट क्या कहते हैं, I बराबर V/R। कोई दिक्कत? तो वोल्टेज कितना बताओ, 10। आर कितना है दोस्तों, 10/11। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10/10, 11 ऊपर जाएगा, 10 से 10 गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 11 एम्पियर। कोई दिक्कत? हाँ। यहाँ पर करंट कितनी थी, 1 एम्पियर। यहाँ पर करंट कितनी है, 11 एम्पियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट हो गया। हीट की अगर बात कर लेते हैं, हीट बराबर I²RT/J। क्या नहीं, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू है 11 एम्पियर, तो 11 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 10/11, 1/J। एक बात अच्छी तरह याद रखो, 11 का स्क्वायर किया तो 11 × 11, 10/11 × 1/J, 11 से 11 कट गया। तो हीट जो मिली 110/J क्या कैलोरी। यहां पर हीट कितनी है, 100, यहां पर 10/J, यहां पर 110/J। कंपैरिजन करने की बात की जाए, कंपैरिजन मतलब कि एक दूसरे को बात की जाए, तुलना की, तो 110/J में भाग दूंगा 10/J का, तो जैसे J 11 गुना हीट होगी। नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी मान के चलें और उसका 11 टाइम्स मतलब कि 220 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाए किसी सर्किट का, तो सर्किट तो चलेगा। सिंपल सी बात। आज सिंपल सी अगर बात करूं, किसी भी स्विच के अंदर मैंने उसको 10 एम्पियर के लिए एक स्विच लगाया और उसके अंदर 100 एम्पियर की करंट आ जाए तो स्विच तो जल जाएगा। इसी तरह से कोई सर्किट जल जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होने जाने की वजह से, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, तो मैंने एक ओम माना है, लेकिन 1 ओम भी नहीं होता कई सर्किटों का रजिस्टेंस। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि शॉर्ट सर्किट के अंदर कुछ नहीं होता, रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो हो जाती है, करंट की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, जिससे I² RT के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जल जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स? नहीं, ठीक, धन्यवाद। दोस्तों एक सर्किट और है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सर्किट का नाम है क्या, बताओ? लीकेज परिपथ, क्षरण परिपथ। क्षरण परिपथ क्या होता है दोस्तों? सामान्य सर्किट की अगर बात करें, ये हमारा एक सामान्य सर्किट है जिसके अंदर भी वोल्टेज अप्लाई किया, रेजिस्टेंस R, तो ये हमारा कहलाया दोस्तों क्या, क्लोज सर्किट। क्या कहलाया, क्लोज सर्किट। इस क्लोज सर्किट के अंदर जैसे ही हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया, आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या फ्लो होने लगा, करंट्स। कितना दोस्तों, I बराबर V/R। क्या नहीं, अभी क्लोज सर्किट है, लेकिन मैं यहां पर अगर थिंक कर देता हूं, अभी जो सामान्य था यहां से I करंट फ्लो हुआ और यहां पर करंट पहुंचा I', तो आप क्या देखेंगे, I बराबर I'। लेकिन यहां पर अगर मैं
कोई अर्थिंग कर देता हूँ तो कुछ करंट इसके अंदर लीकेज हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो इस आई की वैल्यू जो ज़्यादा रहेगी आई डैश के, कितनी ज़्यादा रहेगी, कितना डिफरेंस रहेगा इनमें, वो डिपेंड करेगा। यहाँ पर आई डैश जो होगा वो आने वाली करंट यहाँ से गई, उसमें से अगर इस लीकेज करंट को निकाल देंगे तो इतनी बचेगी। कहने का मतलब जितना लीकेज हुआ है करंट उतनी कमी हो जाएगी नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचने वाली करंट में। लेकिन एक बात और ध्यान रखो दोस्तों, अभी यहां पर जो करंट की वैल्यू रहेगी ना, ये वो V/R जो होता है इतनी होनी चाहिए। कब? जब हमारा क्लोज सर्किट होता है। लेकिन I की वैल्यू जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी V/R से। कब? जब हमारा लीकेज सर्किट होगा या क्षरण परपथ होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना, V/R, क्योंकि इसमें अब ये रेजिस्टेंस और फ्लोड होता है। कौन सा? ये। लेकिन सीरीज में नहीं है, ये ध्यान रखना। पैरेलल में होने की वजह से आप लोग देखते हैं अर्थिंग अगर कहीं हो जाती है, हम लोग अर्थ कहीं कर देते हैं या अर्थिंग कर देते हैं तो या तो आपका बल्ब धीरे जलने लगेगा या बल्ब तेज जलने लगेगा। वो कैसे जलता है कि अर्थिंग अगर बल्ब से पहले हुई है तो करंट पहले ही लीक हो गया, बल्ब तक कम पहुंचेगा। ये बल्ब है सपोज कर लो, तो यहाँ तक कम पहुंचेगा। और अगर अर्थिंग बाद में हो जाती है और यहाँ पर एक अच्छी अर्थिंग कर देते हैं तो ये बल्ब तेज जलने लगता है। क्यों? क्योंकि अच्छी अर्थिंग मिलने के कारण करंट तेजी से फ्लो होने लगता है। आप घरों पर भी अगर अर्थिंग करते हैं, अगर पानी वगैरह करते हैं अच्छी तरह से अर्थिंग के अंदर, तो अर्थिंग रेजिस्टेंस लो हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा करंट आसानी से फ्लो होने लगता है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा, ये 4 सर्किटों के बारे में बात की। क्लासेज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेगुलर रहेंगी, लेकिन कुछ दिन 4-5 दिन बीच में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि स्टूडियो जो है आप लोगों से जहाँ से लाइव क्लासेज या रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाती है उसको पीसफुल एरिया में सेटअप किया। पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही लाइव दे रहा था मैं आपको, उसको मैंने अपने घर पर सेटअप किया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी सॉफ्टवेयर में, जो अटक अटक के कुछ आप लोगों के सामने महसूस हो रहा था, उसको भी मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया है। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। शाम को दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद शाम को 9 बजे 9 से 10 9 PM to 10 PM आप लोगों के सामने विनोर निमरॉट यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान की भी क्लास लेके आऊँगा मैं, जहाँ पर फिजिक्स की बात करेंगे। अब दोस्तों एक बात की थी मैंने क्वेश्चन सेशन की, क्वेश्चन सेशन वो कब से चालू होगा उसके बारे में, वो आप लोगों के मंडे से स्टार्ट होगा। टाइम रहेगा 7 AM टेक्निकल क्वेश्चन सेशन रहेगा। फिजिक्स क्वेश्चन सेशन की अगर बात की जाए तो वो इवनिंग में रहेगा। वो टाइमिंग रहेगा उसका 10 PM 10 से 11। तो दोस्तों ये आप लोगों को टाइम बताया जो यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल ये जो टेक्निकल का जो रहेगा वो SR टेक लाइव चैनल पर रहेगा। और ये जो रहेगा आप लोगों का, ये रहेगा विनोद निमरॉट के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर। दोस्तों SRTC ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मंडे से मैंने जो 2 कोर्स बताए थे आप लोगों को, स्टेज फर्स्ट वाला कोर्स, स्टेज सेकंड वाला कोर्स, दोनों अवेलेबल होंगे। SSC
JEN and RSM, SSB, JEN, electrical, only diploma holders. होल्डर्स के लिए कोर्सेज रहेगा और इस कोर्सेज के साथ साथ उसी लैब हर वीक के अंदर लाइव डाउट क्लियरेंस क्लासेज जो बैच आपके डेवलप कर दिए जाएंगे कि हाँ ये बैच है आप लोगों का, बैच पर आप लोग टाइमिंग पहले से आप लोगों को वहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। लाइव डाउट क्लियरेंस क्लासेज भी चालू होगी। कोचिंग खुलने की अगर बात करें दोस्तों, ऑफलाइन कोचिंग खुलने की बात, तो कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई हैं जो 21 तारीख से खुलने की बोल रहे हैं, लेकिन स्कूल की गाइडलाइंस आई हैं, कोचिंग की नहीं। और स्कूल की भी गाइडलाइंस कुछ इस तरह की है जिनको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होगा। और कोई भी गार्जियंस ये नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को खतरे में डाला जाए। तो संभावना इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है खुलने की, कम ही संभावना लग रही है, क्योंकि गार्जियंस के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डाली गई है कि अगर स्कूल बच्चा आता है तो गार्जियंस की जिम्मेदारी है, उनसे लिखित में लिया जाएगा ये चीज़ कि हाँ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मतलब कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए गार्जियंस के ऊपर सारी जिम्मेदारी ये चीज़ है कि हाँ आपकी जिम्मेदारी पर बच्चा आएगा, आप लोगों के लिखित में देने पर ही बच्चा कॉलेज के या स्कूल आ सकता है, जो कि कोई गार्जियंस नहीं चाहेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ये तो कोरोना से ज़्यादा राजनीति हावी है, तो आगे देखते हैं। लेकिन दोस्तों एक थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने एक और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों से एसएससी रेलवेज के लिए एक इस तरह का प्रोटेक्ट चला रखा था बच्चों ने, जैसे कि एक विरोध दर्शा रहे थे गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो धकेले जा रहे हैं सेक्टर्स उनके खिलाफ, और एक रोष प्रदर्शित किया जा रहा था सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से। दोस्तों मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो नोटिस से ये कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी अभी मुझे जो दिखाई दे रही है वो शायद टेक्निकल फील्ड के अंदर ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान जिस फील्ड का होता है उसको उसी फील्ड का ज़्यादा नॉलेज रहता है, या दूसरे फील्डों का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। फिर भी मैं अगर आप लोगों से देखता हूँ कि बीए या बीएड कॉलेज इतने ज़्यादा नहीं होते जितने आईटीआई कॉलेजेज या डिप्लोमा कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेज जितने हैं। आईटीआई कॉलेज या आईटीआई कॉलेजों की अगर बात की जाए तो भरमार है। डिप्लोमा कॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन कॉलेजेस की बात की जाए तो भरमार है। लेकिन वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो बहुत कम, माइनरी। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो वैकेंसी निकलती है 30, 40, 50 हज़ार निकलती रहती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह में। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वैकेंसी जाती है 400, 500 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 5000। खासकर हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स जो है, जहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल के बहुत ज़्यादा चाहिए और जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो सेक्टर वैकेंसी से डिक्लेयर नहीं कर रहा है। देखो वर्कर तो चाहिए, लेकिन वो वर्कर किस रूप में लिए जा रहे हैं, कौन वर्क कर रहा है, किस तरह से ठेके पे दिए जा रहे हैं। ठेके पे पहले भी स्टूडेंट्सों को लिया था टेक्निकल हेल्पर के लिए, लेकिन कोई 4 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने काम करके आया और उनको सैलरी ठेकेदारों द्वारा नहीं दी गई, छोड़ के आ गए। तो दोस्तों हम लोगों को भी थोड़ा सा एक यूनिटी बनाकर और उस चीज़ का विरोध जताना बहुत ज़रूरी है। और विरोध इस तरह से नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो विरोध तब तक चलना चाहिए जब तक कि यहाँ ये जो हमारी गवर्नमेंट है हाँ वो झुक ना जाए। और दोस्तों विरोध इस तरह का होना चाहिए कि कंटिन्यूएशन में वो चीज़ मीडिया तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि
10 लोग उस चीज़ का, क्योंकि सोशल मीडिया विरोध ज़्यादा रह गया आजकल। डायरेक्टली अगर विरोध की बात करें, और अगर डायरेक्टली की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग आपके बिल्कुल साथ हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग साथ देंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स या कई महानुभाव, कई दिमाग के धारी लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कहने में नहीं हिचकते कि शायद आप लोगों की कोई इसमें कोचिंग वालों के फ़ायदे के लिए करते हैं ये तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, फ़ायदा तो हर किसी का होता है, कोचिंग वालों का भी होता है, या फिर टीचर्स का भी होता है, या फिर हम लोग अगर बात करें स्टूडेंट का भी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स की तो लाइफ पूरी सिक्योर होती है। अरे डायरेक्ट परसेंटेज बैच पे ले लेना, हमारा मत करो फ़ायदा, लेकिन वैकेंसी तो निकालो। ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, और एक धीरे धीरे क्या कहते हैं, हम लोग इसी सिचुएशन में पहुंच जा रहे हैं कि खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। तो कब तक जूझेंगे इस सारी चीज़ों से? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कुछ ना कुछ यूनिटी बनानी पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि आप सभी ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे कि हम लोग ये रोष व्यक्त कर सकें, या सरकार तक ये खबर पहुंचा सकें कि आप जिस तरह से काम कर रहे हो उससे काम चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करो दोनों यूट्यूब चैनल से, और शायद हो सकता है ये सोशल मीडिया पर हम लोग एक मुहिम चलाएंगे जिससे जोड़ने की कोशिश करेंगे अधिकतर स्टूडेंट्स को, और कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे ताकि गवर्नमेंट तक इन सारी चीज़ों को चले। और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे आप लोगों के लिए कि एम्प्लॉयमेंट आप लोगों के पास हो, या फिर आप लोगों के पास जॉब हो। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से काम नहीं चलने वाला। कब तक आप लोग ITI की डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री या BTech की डिग्री लेके बैठे रहोगे? अब हम लोग लाइव क्लासेस देते रहेंगे या फिर क्लासेस पढ़ाते रहेंगे, लेकिन बच्चा उम्मीद में 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल अनएम्प्लॉयमेंट का थप्पा लिए घूमता रहता है। आप परेशान रहते हैं, घर वाले परेशान रहते हैं। आज सिंपल सी अगर बात करूं, 20-25 साल की 25-26 साल की उम्र तक बच्चे को रोज़गार मिल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ टोटल 50 साल की रह गई है। अगर हम 30 साल 35 साल की उम्र में अगर रोज़गार हम लोगों को मिलेगा तो क्या 15 साल की ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग रोज़गार कर रहे हैं? नहीं, हमें ज़िंदगी कम से कम आधी ज़िंदगी को तो हम जिए सही तरीके से। एक्चुअली अगर बात की जाए तो 50 साल की उम्र रह गई है आज। खान पान ये सारी चीज़ें हैं, ये इस तरह से हो गए हैं कि जिससे उम्र ज़्यादा नहीं रह गई है। तो दोस्तों, सोचना इस बात पर जो मैं आप लोगों के सामने जो बात की है। बाकी क्लासेस तो रेगुलर चलती रहेगी, कोशिश है। ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज़ तो आएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी तो कम आएंगी, लेकिन वैकेंसीज़ तो ज़रूर आएंगी। बस गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये फंडा रहता है, कोई इलेक्शन होते हैं नज़दीक, क्योंकि पॉलिटिकल फ़ायदा चाहिए हर किसी को, हर किसी को फ़ायदा चाहिए, फ़ायदे के बगैर कुछ नहीं होगा। कोई इलेक्शन नज़दीक होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, गवर्नमेंट के प्रेशर होता है, तभी जाके ये वैकेंसी निकालती हैं। तो या तो आप प्रेशर कैंडिडेट डेवलप करो गवर्नमेंट के ऊपर, और या फिर आप लोग वेट करो वैकेंसीज़ का। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए। शाम को 9 बजे फिजिक्स क्लास विनोद निमरोट यूट्यूब चैनल पर वापस मिलते हैं, और फिजिक्स क्लास लेकर वापस सुबह इसी टाइम पर वापस से आप लोगों को टेक्निकल क्लासेस लेकर SR टेक लाइव पर वापस मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोग भाइयों का ही और आप लोग दोस्तों का ही सपोर्ट चाहिएगा। सबसे मेरा निम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइव हमारा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग जो मुहिम चलाने वाले हैं या जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचे। धन्यवाद। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी कल मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।